हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी आ जाएं, जल्दी से जुड़े हमारे साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट बात। तो देखिए, बात क्या है हमारी आज की, कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवीएस की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। एनवीएस नवोदय विद्यालय जो समिति की जो वैकेंसीज है वो निकल चुकी है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्रकार से बहुत सी वैकेंसीज इसके अंदर आई है ना। बहुत सी वैकेंसीज है जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। आप सब ने नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा। तो बढ़िया जॉब होती है एनवीएस की, और यहाँ पर एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है ना। और रहने के लिए भी, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है या जो टीचर्स हैं उनके रहने के लिए यहीं पर प्रबंध होता है नवोदय विद्यालय के अंदर। मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी पहले दे रही हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है कि ये है क्या। तो ये जो नवोदय विद्यालय होते हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। ये जवाहरलाल नेहरू की जो है वो योजना है, नवोदय जो विद्यालय है एनवीएस। तो देखो, अब इनके अंदर होता क्या है कि बहुत अच्छी एक जॉब है आपकी, अच्छी खासी सैलरी है। और इनमें जो पेपर होता है या जो इंटरव्यू होता है, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार वैकेंसी निकलने के बाद ये 2 महीने के अंदर अंदर पेपर ले लेते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और मैं तैयारी करना महीने बाद शुरू करूंगा, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर ये ले लेंगे पेपर। उसके बाद रिजल्ट भी इनका जल्दी आता है, फिर इंटरव्यू भी ले लेते हैं। जैसे देखो, अब क्या चल रहा है, जुलाई का महीना हमारा चल रहा है, आज अपनी 5 जुलाई हो चुकी है। तो आप ये मानकर चलिए कि जब अगला सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल में, उससे पहले आपकी जो है पेपर, इंटरव्यू सब कुछ हो जाएगा और नए सेशन के अंदर ये ज्वाइनिंग करवा देंगे आपको। तो यूँ लगा लो कि भाई 7 से 8 महीने का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर इनका सारा मामला हो जाता है। एक जो केवीएस की भर्ती आती है ना, केवीएस की, तो वो भी इसी तरह से करते हैं। केवीएस वाले भी जल्दी पेपर लेते हैं एक बार वैकेंसी निकलने के बाद, और इंटरव्यू वगैरह जल्दी करवाकर और ज्वाइनिंग वो जल्दी ही दे देते हैं। इनका ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता। ये बात मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, ताकि आपको तैयारी जो है वो जल्दी से जल्दी आप तैयारी को करें अपनी स्टार्ट। बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय जो है वो अपना खराब ना करें, ठीक। तो फिर ये जो एनवीएस की जो वैकेंसीज हैं नवोदय विद्यालय जो समिति की है, ये काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है ना। आपने नोटिफिकेशन के अंदर जो इनकी वैकेंसीज निकली है उसके अंदर देखा ही होगा, काफ़ी वैकेंसीज आई हैं। और जो पेपर है वो एमसीक्यूज की तर्ज पर ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। और प्रश्न की जो संख्या है वो कितनी होगी, वो 150 होगी। प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी होगी, वो 150 होगी। हम आज यहाँ पर हिंदी के सिलेबस की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हिंदी के अंदर क्या क्या आएगा। क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी निकल कर आ जाती है तो उसके बाद हमारा पहला काम क्या होता है कि हम लोग ये देखें कि इसके अंदर जो सिलेबस है वो किस प्रकार का आएगा और हमें क्या क्या तैयार करना है, किस किस बात पर हमें फोकस करना है। जो योद्धा बिना तैयारी के मैदान में उतरते हैं ना, उनकी हार निश्चित है। और जो योद्धा तैयारी के साथ जाते हैं ना जंग लड़ने के लिए, तो वो जीत कर आते हैं। तो तैयारी जरूरी है। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपकी तैयारी जरूरी है कि आप पहले से तैयार हो कि आपका ये टॉपिक जो है वो आएगा और आप उसको इस तरह से कर आएंगे, ठीक। अब इसके अंदर आएगा क्या, जो 150 जो क्वेश्चन है उनके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहला जो इसके अंदर क्या आएगा कि जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल अवेयरनेस है उसके 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और हर एक जो प्रश्न है वो 10 नंबर का ही होता है, ठीक। उसके बाद अगली बात क्या कि जो आपकी रीजनिंग आएगी वो कितने नंबर की होगी। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 नंबर की आएगी, ठीक है ना। जो रीजनिंग एबिलिटी है वो आपकी कितने नंबर की आएगी, वो आपकी 20 नंबर की आएगी। फिर
आएगा आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी। फिर क्या आएगा? नॉलेज ऑफ, क्या आएगा? आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 10 नंबर के ही आएंगे। 10 प्रश्न आएंगे, हर एक का एक एक क्या होगा? नंबर होगा। फिर आएगा आपका उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर क्या आएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा आपका, यानी कि एप्टीट्यूड आपका जो शिक्षण करने की जो क्षमता है, जो नजरिया है, ठीक है ना, वो इसके अंदर आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा जाएगा और वो भी आपका कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का ही होगा। फिर देखिए हिंदी जो आपकी आएगी, यानी कि हिंदी ग्रामर की मैं बात कर रही हूं, हिंदी ग्रामर आपकी 10 नंबर की आएगी। और जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है, ये जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है, ये भी आपकी 10 नंबर की ही आएगी। हिंदी ग्रामर और जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपकी 10-10 नंबर की आएगी। तो हमारा टोटल कितना बैठ गया? 20, 30, 40, 50, 60 और 70 नंबर का हमारा ये मामला है। लेकिन बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये जो 10-10 नंबर की हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आएगी, इनके अंदर आपको 40% एग्जाम में लेना पड़ेगा। यानी कि 10 में से 4 नंबर आपके हिंदी में आने चाहिए और 10 में से 4 नंबर आपके इंग्लिश ग्रामर में भी आने चाहिए। अगर आपके 4 में से 3 नंबर आते हैं, ठीक है ना, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश चेक होंगे, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है लैंग्वेज की वो आपकी देखी जाएगी कि एक बच्चे को लैंग्वेज की कितनी बेसिक नॉलेज होती है। अब क्या करते हैं बच्चे, जैसे इसमें 3 आ गए और इसमें आपका 6 आ गए, तो इस तरह से नहीं होगा कि 6 और 3 9 हो गए और बात आपकी बन गई, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम यानी कि मिनिमम जो मार्क्स है वो 4 तो इसमें से लेने पड़ेंगे हिंदी में से, और 4 आपको अंग्रेजी में से भी जो मिनिमम मार्क्स है वो लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये आप इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा, आपके जो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो जनरल अवेयरनेस है वो 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग एबिलिटी भी 20 नंबर की आएगी, फिर उसके बाद कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आता है, फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिक्षमता है, वो आपकी 10 नंबर की आएगी, फिर हिंदी ग्रामर 10 नंबर की आएगी और इंग्लिश ग्रामर भी 10 नंबर की आएगी। पर आपको हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों ही अच्छी तरह से तैयार करनी है। ये नहीं कि अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश के ऊपर कोई ध्यान नहीं कर रहे, भले ही 10 नंबर की आए पर इसमें 10 नंबर में से 4 नंबर यानी कि 40% आपको लेना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ये तो थी हमारी जो जनरल पेपर होगा जो सबका होगा। ये जो पेपर ये तो जनरल है, ये तो सबका ही होगा, लेकिन अलग अलग जो सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होगा जो आपका 80 नंबर का आएगा। हिंदी का है, इंग्लिश का है, बायो का है, या जो भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा एग्जाम के अंदर। फिर इनकी एनवीएस वालों की एक बात बड़ी अच्छी होती है, जो हमारे वैसे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उनकी सभी की ये बात है कि सिलेबस को फिक्स कर देते हैं कि एग्जाम में यहीं से ही पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट में, उसके अलावा आपको कुछ और तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कीजिए, केवल आपके जो टॉपिक मेंशन किए हुए हैं आप केवल उन्हीं को तैयार कर लीजिए, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है और कोई और टॉपिक को तैयार करने की। तो देखो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा क्या क्या। तो ये हमारी बात हो रही है हिंदी लिटरेचर की। अब हम बात किसके बारे में करेंगे? हिंदी लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो कितने नंबर का और उसमें क्या क्या आएगा। तो कितने नंबर का तो मैंने बता दिया, 80 नंबर का आएगा इसके अंदर। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, इस 80 नंबर के अंदर ही ये जो आपके 80 नंबर का जो सब्जेक्ट आएगा इसके अंदर ही NEP 2020 के भी क्वेश्चन आएंगे। NEP 2020, ये NEP क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई है वो कैसी है, उसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके 80 नंबर में ही पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये कहता है कि कहां से कहां तक आएगा, आदिकाल से रीतिकाल, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक की बात हो रही है
कि इसमें जो उस काल की परिस्थितियां हैं और साहित्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा परिस्थितियों का, ठीक। उसके बाद जो हर एक युग के जो साहित्य की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उनके रचनाकार होते हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है, इन सब के बारे में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आदिकाल के इन्होंने 3 कवि बता दिए। आपको इन तीनों कवियों को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। किस किस को? एक तो चंदबरदाई को, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है, और भी हैं अमीर खुसरो को और विद्यापति को। आदिकाल के ये जो 3 कवि हैं, ये आपको एकदम अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी रचनाएं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो सारी के सारी आपको याद करके जानी पड़ेगी। फिर देखो भक्ति काल की बात आती है। यही बताया ना कि आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। तो भक्ति काल के अंदर जो निर्गुण भक्ति धारा है, जैसे ज्ञान मार्गी शाखा है, प्रेम मार्गी शाखा है, इसके अंदर कौन कौन से बताए? कबीर, ठीक है ना, कबीर ज्ञान मार्गी है, दादू है, रैदास है, नानक है, और ये जो दोनों है ना, जायसी और कुतुबन, ये प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ये जो आरंभ में जो 4 हैं, कबीर, दादू, रैदास और नानक, ये तो ज्ञान मार्गी हैं, बाकी के प्रेम मार्गी दोनों। फिर देखो सगुण भक्ति धारा के आएगी इसके अंदर। सगुण भक्ति धारा के अंदर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आएगी, ठीक है ना। राम भक्ति शाखा, और यहाँ पर कृष्ण कीजिए, ओशन ये गलत लिखा हुआ है, कृष्ण भक्ति शाखा आएगी। इसमें जो तुलसीदास है, केशव है, ये राम भक्ति शाखा के हैं। सूरदास है, मीराबाई है, अष्टछाप के कवि हैं, ये कृष्ण काव्य धारा के हैं। ये दोनों तो राम के हैं, और ये क्या है? ये कृष्ण काव्य धारा के हैं। ये आएंगे एग्जाम के अंदर। फिर रीति काल के अंदर तीनों ही प्रकार का, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों ही प्रकार का काव्य पूछा जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, रीति सिद्ध कौन से हैं और रीति मुक्त कौन से हैं। फिर देखो इसके अंदर और क्या क्या है। देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर, इनके बारे में पूछा जाएगा। अब इसके अंदर देखिए सेकंड पार्ट क्या है आधुनिक काल का। पहला पार्ट था आदिकाल से रीतिकाल, और अगला है आधुनिक काल का। आधुनिक काल में क्या पूछा जाएगा? इस युग की परिस्थितियां क्या क्या थी, साहित्य के अंदर उनकी पृष्ठभूमि क्या है, मुख्य विचारधारा क्या थी, मुख्य साहित्यकार कौन कौन से हैं, साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं और विशेषताएं और भाषा शैली। फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग आता है, ठीक है ना। भारतेंदु युग आ जाता है कब? 1850 से लेकर 1900 तक। तो भारतेंदु युग के अंदर जो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त है, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन है, ये सारे के सारे भारतेंदु युग के कवि हैं। इनको तैयार करना पड़ेगा। 3 ही बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए। फिर देखो द्विवेदी युग के अंदर, द्विवेदी युग के अंदर किसको तैयार करना पड़ेगा आपको? महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, श्रीधर पाठक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर देखो छायावाद की बात आती है। छायावाद के जो 4 स्तंभ है, चारों के चारों आएंगे। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, चारों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो चारों है ना, ये छायावाद के आधार स्तंभ है। उसके बाद देखो प्रगतिवाद के अंदर क्या आएगा? पंत, निराला। देखो पंत यहाँ पर भी है और पंत यहाँ पर भी है। निराला छायावाद में भी आते हैं, निराला प्रगतिवाद में भी आते हैं। नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। उसके बाद आया था कौन सा? प्रयोगवाद। फिर नई कविता आई, तो दोनों में से आएगा। मुक्तिबोध है, नेमिचंद्र जैन है। प्रयोगवाद के अंदर ये जो कवि थे तार सप्तक के, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर वाचवे, ये सारे तार सप्तक वाले आ गए। गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आगे। फिर नई कविता की अगर बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह। यानी कि आधुनिक काल तक सारा का सारा आपको दे दिया। उसके बाद ये कह रहा है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंदर इसका प्रारंभ कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, प्रवृत्तियां क्या थी, साहित्यकार कौन से थे, उनकी रचनाएं बताओ, उनकी विशेषताएं बताओ, और उनकी भाषा शैली के बारे में भी बताना पड़ेगा। फिर आता है निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास। ये साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। कहानी है, नाटक है, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, इन सभी के बारे में जानकारी। आप कहोगे बाप रे बाप इतना सिलेबस, क्योंकि देखो बच्चों ये आपकी पीजीटी का सिलेबस है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, जो कि एक बड़ी पोस्ट होती है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जूनियर लेक्चरर की। और इनकी प्रमोशन भी 5-7 साल में
बहुत बढ़िया तरीके से प्रिंसिपल की पोस्ट पर हो जाती है बाद में। तो सिलेबस तो अच्छा पूछेंगे ना, जब आपको अच्छी सैलरी देंगे, पोस्ट बढ़िया है, तो सिलेबस तो फिर बढ़िया ही होगा फिर। तो हिंदी साहित्य के अंदर आगे काव्य पर साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। तो इन कवियों की रचनाएं हैं प्रसिद्ध कवियों की, ठीक है ना, वो आएंगी। भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य सबका पूछा जाएगा। सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य और विषय परक जो प्रश्न है, फिर शिल्प सौंदर्य, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। किनका? ये जो नीचे लिखे हुए हैं। ऊपर जो ये कवि आए ना, सबको इकट्ठा ले लिया भाई, बस। ऊपर जो कवि हमने अभी तक पढ़े थे ना, वो सबको इकट्ठा ले लिया। खुसरो है, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, प्रसाद और निराला, पंत, हाँ बच्चन, हरवंश राय बच्चन इसके अंदर एक नए ऐड कर दिए। मुक्तिबोध आ गए एक और रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद आ गए, ये सारे आ गए भी। यानी कि आपका जो एमए तक का आपने पढ़ा है ना, वो सारा का सारा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जो गद्य के अंदर प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा। पेपर का जो स्टाइल है वो तो एमसीक्यूज का है, ये मत समझना कि कोई व्याख्या करवाएगा, लेकिन इनसे जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेगा। फिर सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 प्रश्न आएंगे, 2 विषय पर प्रश्न आएंगे, भाषा शैली पर आएंगे आधारित। फिर देखो, भारतेंदु है, रामचंद्र शुक्ल है, प्रेमचंद है, जनेन्द्र कुमार है, हजारी प्रसाद, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु है, कृष्णा सोबती, भीषम साहनी, शेखर जोशी, इन सबके बारे में पूछा जाएगा भी। विष्णु खरे हैं, ममता कालिया है। तो कवियों और लेखकों का जो व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर आधारित एक प्रश्न होगा जिसके 5 भाग होंगे। 5 पार्ट कर देते हैं ना एक प्रश्न के। तो वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों का जीवन परिचय और भाषा शैली पर आधारित होगा। फिर अब बात आती है व्याकरण की। अब बात किसकी आ जाती है? व्याकरण की। तो व्याकरण में क्या किया जाएगा? शब्द विचार एवं शब्द भंडार, ठीक है ना, शब्द के भेद, जैसे अर्थ क्या है, रचना है, स्रोत क्या है, ठीक है ना। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं ना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। स्रोत क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सारे आ गए। प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? विकारी, अविकारी आ जाएंगे, ठीक है ना। और शब्द भंडार आएगा, जैसे पर्यायवाची पूछे जाएंगे, विलोम शब्द आएंगे, एकार्थी आ जाएंगे, अनेकार्थी आ जाएंगे। शब्द युगम आएगा, जैसे देखने में शब्द आपको एक जैसे लगेंगे और अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा उनका। फिर शब्द निर्माण आएगा, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय है, समास है, वो सारा का सारा पूछा जाएगा। उसके बाद पद की बात कर लेते हैं। पद का विचार, पदबंध क्या है, पद परिचय का टॉपिक आएगा। फिर संज्ञा पूछ ली जाएगी, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। पदबंध के भेद, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, वो पूछे जाएंगे। पद परिचय, आपको कोई भी पद दे दिया जाएगा, उसका परिचय पूछा जाएगा कि इसका आप परिचय दीजिए। फिर बात आ जाती है वाक्य की। तो वाक्य का विचार क्या है, वाक्य की जो संरचना है वो कैसी होती है, ठीक। वाक्य के भेद क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने 8 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, सारे पूछे जाएंगे। सल, मिश्र, संयुक्त वाक्य। वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, वाक्य को संश्लेषण कैसे करोगे, विश्लेषण कैसे करोगे। संधि आएगी, संधि 3 ही प्रकार की होती है, तीनों प्रकार आएंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही प्रकार पूछे जाएंगे। एक अपठित बोध आएगा, जिसको आप लोग अनसीन पैसेज बोलते हो। एक अनसीन पैसेज दे देगा और उसके आधार पर प्रश्न पूछ लेगा, आपको बताना पड़ेगा। केवल प्रश्न नहीं पूछेगा, भाव सौंदर्य भी पूछेगा और शिल्प सौंदर्य भी पूछेगा। और जो गद्यांश होंगे उनका साहित्यिक और वर्णनात्मक वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, फिर समसामयिक विषय जो है, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक, साहित्यिक, ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। अब आप कहोगे मैडम ये क्या है, तो आपको ये सारा पता चल जाएगा जब हम लोग आपको सिलेबस करवाएंगे। जब हम लोग आपको सिलेबस करवाएंगे तो सारा पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। अचीवर एकेडमी के अंदर आपका जो है इस तरह से आप ले सकते हो जो है कोर्स हमारा। तो देखो, काव्य शास्त्रीय है, ये जो आपका पाश्चात्य जो है वो काव्य शास्त्रीय आएगा। इसका अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है,
इसकी विधियाएं क्या हैं, रस के बारे में पूछा जाएगा, जितने भी रस है उनका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद काव्य की आत्मा के रूप में रस के बारे में शब्द शक्ति तीनों ही आएंगी, अभिधा लक्षणा व्यंजना तीन ही तो होती हैं। काव्य गुण तीनों आएंगे, प्रसाद माधुर्य और ओज। काव्य के दोष के बारे में, काव्य के अंदर दोष भी होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। छंदों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से वार्णिक और मात्रिक, वार्णिक और मात्रिक दोनों छंद ही पूछे जाएंगे। अब अलंकार देखो, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और भी जो नए नए अलंकार है वो सारे के सारे एग्जाम के अंदर आएंगे। फिर देखो खंड ग के अंदर क्या है, ये लेखन कौशल है, पत्रकारिता का है ये, तो पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रिंट माध्यम है, रिपोर्ट है, आलेख है, फीचर है, साक्षात्कार है, रेडियो और दूरदर्शन है, इनके लिए लेखन आप कैसे करोगे, विज्ञापन के लिए लेखन कैसे करोगे। उसके बाद किसी बात की उद्घोषणा करनी हो, कोई स्वागत भाषण देना हो, कोई संगोष्ठी मतलब कोई संस्था का संचालन करना हो, कैसे उसके बारे में आप लोग बताओगे। तो व्यवहारिक लेखन पर एक विषय पर प्रश्न आएगा, यानी कि व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप क्या है, प्रयोजन क्या है, फिर कार्यालय हिंदी कैसी होती है, प्रतिवेदन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, तत्व क्या है, विशेषताएं क्या हैं और प्रकार क्या है, ये सारा का सारा आपसे पूछा जाएगा। ठीक। उसके बाद देखो कार्य सूची तैयार करने का नमूना है या कार्यवक्षता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर कि जो सृजनात्मक लेखन है, ठीक है ना, सृजनात्मक लेखन आएगा, क्रिएटिव राइटिंग, और मौलिक अभिव्यक्ति पर एक प्रश्न आएगा, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी। ठीक। फिर कहता है कि कविता लघु कथा संबंधी मौलिक रचना आएगी, कहानी का कविता में रूपांतरण आएगा, अनुभवों के आधार पर लेखन आएगा। फिर कहता है कि जो अलग अलग दक्षताएं होती हैं उनके विकास के लिए एक विषय पर प्रश्न आएगा, जैसे वार्तालाप की दक्षता के लिए किस प्रकार का आप लिखोगे संवाद, कोई भी आज का करंट का विषय है उसके द्वारा कहानी लिखना या कविता का लेखन करना। तो ये आपका सारा का सारा सिलेबस हो गया। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सागर है सागर। तो इसको आप जब समझना शुरू करोगे, अभी से पढ़ना शुरू करोगे, तब बात बनेगी। फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें करने पड़ेंगे। जो 2019 के अंदर एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसका पेपर मैं आपको करवा दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो आप अगर अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे इसकी, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम है वो भी आपको यहीं पर ऐप पर ही करवाए जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो आप सिलेबस को देखिए, इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और जहाँ भी आप तैयारी करते हो घर में या लाइब्रेरी में सामने रख लीजिए। तो एक एक टॉपिक को कीजिए अच्छी तरह, तभी बात बनेगी जाकर। ठीक है। तो चलिए जी, आप भी तैयारी शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को तैयारी के लिए, और आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।